है कि एक सोडा कैन जैसी साधारण सी चीज में कितने कमाल के केमिकल सीक्रेट्स छिपे हो सकते हैं। आज हम उसी सनसनाहट के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो जो फिज की आवाज आती है, वो जो स्वाद आता है, ये सब कुछ केमिस्ट्री है। और ये एक बहुत ही बेसिक साइंटिफिक आइडिया से शुरू होता है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक विलियन, या जिसे हम अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। आसान भाषा में, ये दो या दो से ज्यादा चीजों का एक ऐसा मिक्सचर है जो इतना परफेक्टली घुल मिल गया हो कि आप उसके अलग अलग हिस्सों को देख ही नहीं सकते, सब एक जैसा। तो ठीक है, चलिए वापस अपने सोडा के उदाहरण पर आते हैं और समझते हैं कि एक सॉल्यूशन के असल में मेन पार्ट्स क्या होते हैं। किसी भी विलयन में ना दो मेन हीरो होते हैं। पहला है विले, मतलब वो चीज जो घुल रही है, जैसे हमारे सोडे में चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और दूसरा हीरो है विलायक, यानी वो चीज जो घोलने का काम कर रही है। इस केस में वो है पानी। अब यहां पर केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल काम करता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका सीधा सा मतलब है कि पोलर चीजें पोलर चीजों में घुलती हैं। जैसे चीनी, जिसके मॉलिक्यूल्स पर हल्का चार्ज होता है, वो पानी में आसानी से घुल जाती है, क्योंकि पानी भी पोलर है। समझिए, केमिस्ट्री की एक मेड फॉर ईच अदर जोड़ी है। अच्छा, तो हमें यह तो पता चल गया कि क्या घुल रहा है, पर कितना घुला हुआ है इसे कैसे मापते हैं? केमिस्ट्स के पास इसके लिए भी एक खास शब्द है, और वो शब्द है सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। ये बस ये बताने का एक तरीका है कि हमारा सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है। क्या उसमें विलय की मात्रा कम है, जिसे हम तनु या डाइल्यूट कहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा है, जिसे सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाता है। अब इसे मापने के भी कई तरीके हैं, पर दो बहुत कॉमन हैं। केमिस्ट्री लैब्स में मोलारिटी का बहुत इस्तेमाल होता है। यह हमें बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में विले के कितने मोल्स हैं। लेकिन जब हमें बहुत ही छोटी मात्रा को मापना हो, जैसे पानी में कोई पोल्यूटेंट, तब साइंटिस्ट्स पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर से अपने सोडा कैन पर लौटते हैं। वो जो फिज है ना, वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो साइंस के एक बहुत जरूरी सिद्धांत का लाइव डेमो है। सोचिए, जब तक कैन बंद है, उसके अंदर जबरदस्त प्रेशर है, और इसी हाई प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जबरदस्ती पानी में घोलकर रखा जाता है। वो बेचारी वहीं छुपी रहती है। तो अब सवाल यह है कि जैसे ही हम कैन को खोलते हैं और वो सारा प्रेशर अचानक से रिलीज हो जाता है, तब क्या होता है? असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। और जो होता है वो होता है हेनरी के नियम की वजह से। ये नियम कहता है कि प्रेशर जितना ज्यादा, गैस उतनी ज्यादा घुलेगी। तो जैसे ही प्रेशर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता भी कम हो जाती है, और वो छोटे छोटे बबल्स बनकर बाहर भागती है। बस यही है वो फिज जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक सॉल्यूशन सिर्फ एक मिक्सचर नहीं है। जब विलय विलायक में जाता है ना, तो वो उसके पूरे तौर तरीके को ही बदल देता है। जरा कल्पना कीजिए कि विलय के ये कण पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटी छोटी रुकावटों की तरह हैं। और कमाल की बात यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कण किस चीज के हैं, सिर्फ उनका वहां होना ही पानी के जमने, उबलने और भाप बनने के तरीके को बदल देता है। साइंटिस्ट्स इन दिलचस्प बदलावों को अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं, इस पर नहीं कि वो कण क्या हैं। इसके 4 मुख्य प्रकार हैं: वाष्प दाब का कम होना, क्वथनांक का बढ़ जाना, हिमांक का घट जाना और परासरण दाब। ये ऑस्मोसिस या परासरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। पानी हमेशा कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह की तरफ भागता है, चाहे वो अचार बनाने के लिए आम से पानी बाहर निकालना हो या फिर मुरझाए हुए फूल में दोबारा जान डालनी हो। ठीक है, तो अब तक तो सब कुछ सीधा साधा लग रहा था, पर तब क्या होता है जब विलय खुद ही गेम के रूल्स बदल दें? देखिए, चीनी जैसा विलय पानी में सिर्फ घुलता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल साबुत रहते हैं। लेकिन नमक यानी NaCl जैसे विलय पानी में जाते ही टूट जाते हैं अपने आयंस में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हिस्से में। तो इससे होता यह है कि सॉल्यूशन में कणों की संख्या अचानक डबल हो जाती है। और यहीं से कैलकुलेशन में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। इस ट्विस्ट को समझने के लिए केमिस्ट्स वॉन्ट हॉफ गुणांक या आई फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का करेक्शन कोड है, जो हमें बताता है कि विलय का एक मॉलिक्यूल असल में कितने कणों में टूट रहा है।
तो हमारे आम नमक NaCl की बात करें तो वो पानी में जाकर दो कणों में टूट जाता है, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। इसलिए इसके लिए I की वैल्यू होती है लगभग 2। और हाँ, ये वैल्यू हर नमक के लिए अलग अलग होती है। जैसे NaCl और KCl दोनों दो कणों में टूटते हैं, लेकिन पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 वो तीन कणों में टूटता है, तो उसके लिए I की वैल्यू 3 हो जाती है। और ये छोटा सा करेक्शन फैक्टर बहुत जरूरी है। अगर हम इसे नजरअंदाज कर दें तो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में होने वाले बदलावों के बारे में हमारी सारी भविष्यवाणियां पूरी तरह से गलत हो जाएंगी। और यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा टेक अवे। आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कण चीनी के हैं या नमक के। जो चीज असल में मायने रखती है वो ये है कि पानी में कुल कितने कण तैर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स। तो अगली बार जब आप सोडा का कैन खोलें तो सिर्फ उस आवाज को सुनिएगा मत, उसे महसूस कीजिएगा। वो सिर्फ बबल्स नहीं है, वो प्रेशर, सॉल्युबिलिटी और उन अरबों खरबों छोटे छोटे कणों की कहानी है जो चुपचाप हमारे आसपास की दुनिया के नियमों को बदल रहे हैं।